like a Hellcat. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स। हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्याएं। बच्चों, नंबर्स के बारे में हम छोटी क्लासेस में काफी पढ़ते आए हैं, तो एक तरह से वही चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है कि हमने आज तक जो भी पढ़ा है उसका हम एक बार रिव्यू कर लें कि नंबर्स जो हैं वो हम क्या क्या हैं हमारे पास। तो हम यहाँ से शुरू करें बच्चों। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। इनको डिनोट किया जाता है बच्चों n से, और नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 डैश 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 कंटिन्यूअस। मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स जो होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। ये 0 है। और बच्चों, अब जब नेचुरल नंबर्स में हम इस 0 को शामिल कर लेंगे, नेचुरल नंबर्स में हम इस 0 को शामिल कर लेंगे तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स यानी W से जिसको डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स में हम जब 0 को शामिल कर लेते हैं तो उनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। इस तरह से होल नंबर्स हो जाएंगे। बच्चों, अगर इन होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स भी अगर शामिल कर लें, इन होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर लें तो उनको बोलते हैं बच्चों इंटीजर्स यानी पूर्णांक। बच्चों, पूर्णांक को डिनोट किया जाता है Z से या I से, और पूर्णांक होते हैं नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे जैसे -3 -2 -1, फिर 0, फिर 1 2 3 डैश डैश डैश। इस तरह से ये सब नंबर्स जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। फ्रैक्शंस आप जानते ही हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जहां आते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर्स की, परिमेय संख्याओं की। इसके बारे में भी आपने पढ़ा है बच्चों कि जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में प्रेजेंट कर सके, P/Q के रूप में व्यक्त कर सके, जहां Q जो है 0 ना हो, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं, जिनमें इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शंस आते हैं। ठीक है। और बच्चों, इर्रेशनल नंबर, जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सके, वो इरेशनल नंबर होते हैं। और इस चैप्टर में हम थोड़े इरेशनल नंबर के बारे में स्टडी भी करने वाले हैं। अभी आप यहाँ समझ लो कि P/Q के रूप में जिनको लिख सके वो रेशनल, और जिनको P/Q के रूप में ना लिख सके वो इरेशनल। जैसे एग्जांपल हुआ √2, √3, √5 एटसेट्रा। और ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स है बच्चों, वो सारे के सारे नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। सारे के सारे नंबर्स होते हैं रियल नंबर, जिसमें रेशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। इन नंबरों से मिलकर जो नंबर बनते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है। तो ये चार्ट आप सबसे पहले बनाएंगे। हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो हम उसके अभी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करेंगे। बच्चों, इस एक्सरसाइज में 2.1 एक्सरसाइज में हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हिंदी में यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका। और दूसरा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ पर सिर्फ जो डिफरेंस है वो इसका डिफरेंस है लेमा और एल्गोरिथम का। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि लेमा क्या है और एल्गोरिथम क्या होता है। लेमा क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। तो सबसे पहले लेमा के बारे में अगर मैं बताऊं, प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका क्या होती है, देखो बच्चों, एक प्रूवन स्टेटमेंट, एक प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, अनदर स्टेटमेंट। A proven statement used proving another statement। बच्चों, मैं समझाता हूं क्या चीज है। लेमा क्या है। लेमा एक पहले से प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है। लेमा एक प्रूव स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसका यूज हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं। दोबारा समझे, लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। एक प्रूवन स्टेटमेंट मतलब जो पहले से प्रूव हो रखा है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। अब उसका प्रयोग, अब उसका जो यूज है
वो हम एक अनदर स्टेटमेंट, कोई क्वेश्चन होगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई स्टेटमेंट होगा, उसको प्रूव करने में हम इसका यूज में करेंगे, लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं लेमा। दोबारा समझे, एक प्रूवन स्टेटमेंट, एक प्रूव स्टेटमेंट जिसका यूज हम एक अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं, उसे हम लेमा बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों एल्गोरिथम की। ये सिर्फ लेमा की डेफिनेशन है। और अब बात करते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों? देखो, एल्गोरिथम क्या है, जैसे आपके पास कोई मैथ का कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, आपने उसे सॉल्व किया, तो आप कैसे सॉल्व करते हो? आपके उसको सॉल्व करने के आपको स्टेप्स पता होते हैं, तभी तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो उन्हीं स्टेप्स को जब आप फॉलो करते हो तो उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। मतलब एल्गोरिथम क्या है? एक फिक्स्ड स्टेप्स हैं, फिक्स्ड स्टेप्स used solving ए प्रॉब्लम। मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। देखो, लगभग दोनों सेम है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है। यहां पर क्या है? ये प्रूवन स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट जिसका काम हम एक दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं। और एल्गोरिथम में क्या है? किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो स्टेप्स काम में लिए जाते हैं उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर हमें इस एक्सरसाइज में दो चीजें पढ़नी है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन आप जानते ही क्या होता है। यूक्लिड्स एक ग्रीक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है यूक्लिड्स, जिसने यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बनाया है और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बनाया है। तो अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हुए, लेकिन उससे पहले आप लेमा और एल्गोरिथम की डेफिनेशन वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। बच्चों हम शुरू करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? तो उसके लिए हमें इसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। डिवीजन जो हम छोटी क्लासों में खूब करते भी आए, आपको लगेगा कि हमें क्या सिखा रहा हूं, आपको नाम से लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल बच्चों की सी चीज जो हम आज तक डिवीजन करते आए हैं, बस उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। तो बच्चों उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। ये आप जानते हैं, पहचान गए होंगे, जाना पहचाना, ये साइन है, सिंबल है, इसका साइन होता है डिवीजन का, डिवीजन करने जा रहे हैं बच्चों। पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। जैसे मैं 2 नंबर लेता हूं, ए में मुझे बी का डिवाइड करना है, ए में मुझे बी का डिवाइड करना है, ध्यान से सुनना, ए में मुझे बी का डिवाइड करना है। तो आप मुझे बताओ, जिसका डिवाइड किया जाता है, जिसका भाग दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइजर। हिंदी में बोले तो भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है उसको बच्चों बोलते हैं डिविडेंट। हिंदी में बोले तो भाज्य। ठीक है, अच्छा, जब भाग देते हैं तो यहां पर हमारा जो आंसर निकल कर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। हिंदी में बोले तो जो फल मिला यानी भागफल। अब नीचे हम जब माइनस वगैरह कुछ करते हैं तो कुछ नीचे बचता है, 0 भी बच जाता है या कुछ भी बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आपको पता हो। पहले तो ये नाम क्लियर करो, डिवाइजर, डिविडेंट, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। एक जैसे मैं डिवाइड लिखता हूं, मैंने यहां आपसे बोला 18 में 4 का डिवाइड करना है, 18 में 4 का डिवाइड करना है, तो आप करो डिवाइड। 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो बच्चों आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि इस 18 को मैं 4 की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं। ठीक है, 18 को 4 की फॉर्म में, 18 इज इक्वल टू, हमें 18 कैसे मिल सकता है? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 2 ऐड कर दें तो हमें 18 मिलेगा या नहीं मिलेगा? 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 2। अच्छा, एक और मैं समझाता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं 19 में 5 का डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे हम, 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना बचा? 4। अब मैं आपसे फिर दोबारा बोलूं कि 19 को इस 5 की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, तो 19 इज इक्वल टू 19
5 से हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया, तो हमें चाहिए 19, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा। अभी आपसे सीखो, फिर मैं बताऊंगा क्या मैं करने जा रहा हूं। आपको लग रहा होगा ये मैं क्या सिखा रहा हूं, लेकिन भाई जो है यही है। यूक्लिड डिवीजन लेमा सिर्फ नाम ही खतरनाक है कुछ भी नहीं इसमें। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 27 में मैं बच्चों 7 का डिवाइड करूं और आपसे बोलूं कि 7 में 3 कितने बार गया? 3 बार। रिमाइंडर कितना बचा? 6 बचा। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूं 27 को 7 की फॉर्म में कैसे लिखोगे? 27 इज इक्वल टू 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 21 और प्लस में ये 627 आ जाएगा। अच्छा एक लास्ट देखते हैं, मैं आपसे कहूं 35 में 5 का डिवाइड करना है, तो 5 का डिवाइड करोगे तो 7 टाइम्स गया, पूरा पूरा चला गया। अब मैं आपसे कहूं 35 को 5 के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 और रिमाइंडर कितना? 0 प्लस 0 हमने ऐड कर दिया। अब मैं जो सिखा रहा हूं, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं बच्चों, ये जो मैंने लिखे हैं 18, 19, 35, 27, ये सब जो है ये क्या है? डिविडेंट ही तो है, डिविडेंट है। और डिविडेंट इज इक्वल टू क्या लिखा है? देखो, डिविडेंट इज इक्वल टू मैंने लिखा है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट। देखो 4 इंटू 4 यानी डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई किया? क्वोशेंट से, और प्लस क्या किया? रिमाइंडर ऐड कर दिया। तो 4 इंटू 4 प्लस 2, तो डिविडेंड प्राप्त करने का तरीका हमको क्या मिला कि डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो हमें डिविडेंड मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर भी 19 कैसे मिल प्राप्त हुआ आपको? डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, हिंदी में बोले तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहां पर हमको एक इस तरह से बच्चों एक फॉर्मूला मिला। वो फॉर्मूला क्या मिला? अब आप देखो यहां से, सब चीज मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिखवाया था। अब आप देखो जो लेमा है ना वो है क्या एक्चुअल में? वो छोटी क्लासों की चीज है जो बस इसको नाम देके यूक्लिड्स नाम से आदमी घबरा जाए, है कुछ नहीं। अब मैं आपसे कहूं कि ए में बी का डिवाइड करा तो क्वोशेंट मिला। अब क्वोशेंट को मैं मान लेता हूं क्यू से डिनोट कर लेता हूं, और रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर को मैं डिनोट कर लेता हूं आर से, रिमाइंडर को मैं डिनोट कर लेता हूं आर से। तो आप मुझे सिर्फ इतना सा बताओ ए इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा? ए पहले तो मैं फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो क्या बताया था? डिविडेंट इज इक्वल टू, डिविडेंट आपको कैसे मिला था? डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही मिला था ना आपको। अब आप इसको यानी हिंदी में मैं लिख देता हूं एक बार आपके लिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो अब आप मुझे बताओ यहां पर इस फॉर्मेट में डिविडेंड क्या है? ए है, डिवाइजर क्या है? बी है, क्वोशेंट क्या है? क्यू है, प्लस रिमाइंडर क्या है? आर है। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये हमें यहां से मिलता है। और एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, इसी को ही यूक्लिड ने अपना लेमा बोला। यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। और उसके साथ साथ वो एक और चीज लिखता है, मैं अभी आपको लिख के बता देता हूं, फिर मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आर का वैल्यू है ना, वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, परंतु हमेशा बी से छोटा होता है, इस बी से छोटा होता है। तो आपको मैं फिर दोबारा बताता हूं मैंने क्या बताया। जब मैं आपसे बोलूं ए में बी का डिवाइड किया तो क्वोशेंट क्यू आया, रिमाइंडर आर आया, तो एक इक्वेशन हमें यहां से मिलती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एक इक्वेशन हमें यहां से मिलती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। और यही एक तरह से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, जो मैं आपको मैं लिख के भी बताऊंगा कि उसने बोला क्या है एक्चुअल में। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ना, एक तरह से ये फॉर्मूला हमें छोटी क्लासों में ही पढ़ते आ रहे हैं, और इसी को उसने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोला है। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कैसे मिला आपको समझ में आया ना? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और लेकिन यहाँ पर r का वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये जो लेमा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो एक्चुअल में है क्या
वो मैं लिख के बताता हूँ। पहले आप उससे पहले आप बच्चों ये सब कुछ पॉज करके वीडियो को नोट जरूर कर लेना, क्योंकि कई बच्चों को यही पता नहीं होता डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। तो यह इंग्लिश में चलो पता होता है, हिंदी वाले बच्चे तो गारंटी से नहीं जानते कि भाजक क्या है, भाज्य क्या होता है। वो भाज्य को कभी यहाँ बैठा देते हैं, कभी यहाँ बैठाते हैं। तो उनको याद रखना है, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। ठीक है, तभी आप इन सब चीजों को आगे ले जा पाओगे। अब हम पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों एक बार आप इसे नोट करेंगे। बच्चों अब आप देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। उसने क्या बोला, यूक्लिड ने क्या बोला, यूक्लिड ने डिवीजन लेमा के बारे में। देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। इफ ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, भारी भरकम सा डेफिनेशन है कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार पढ़ने में तो आदमी चकरा ही है कि यार ये है क्या। और है कुछ भी नहीं, जो बचपन से हम करते आ रहे हैं वही है। देखो पढ़ो, इफ ए एंड बी two positive integers, there exist two unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r। ओहो क्या खतरनाक चीज लिखी है। लेकिन बच्चों जो हमने अभी तक पढ़ा था ना, ये वही लिखा हुआ है। देखो मैं समझाता हूँ। a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, जहां पर मैं ये मान के चलता हूं कि a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन b है। a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर समझते हो ना। पॉजिटिव इंटीजर ये नेचुरल नंबर्स हो गए ना एक तरह से। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है। तो दो एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स, दो अद्वितीय, यूनिक मतलब समझते हो, यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। क्यू एंड आर इस प्रकार होंगे कि वो जो ये इक्वेशन लिखी है ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो Q और R ऐसे दो यूनिक नंबर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दोबारा ध्यान से सुनो, A और B कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो Q तथा R ऐसे दो अद्वितीय पूर्णांक होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब यूनिक क्यों? अरे मैं आपसे बोलूं कि 15 में आपको 7 का डिवाइड करना है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये 15 में जब 7 का डिवाइड किया तो 2 और 1 इसके लिए यूनिक नंबर ही तो हो गए। इसके अलावा कुछ और आ सकता है क्या? यहाँ पर कोई और चॉइस नहीं, तभी तो यूनिक हो गया ना। वो यूनिक है भाई, यही है। ठीक है ना। मैं आपसे कहूं कि 19 में 5 का डिवाइड करना है तो क्या आएगा, यहाँ 3 आएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4। तो जब 19 में 5 का डिवाइड करोगे तो 3 और 4 ही आएगा, और कुछ आ सकता है? क्वोशिएंट 3 आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा, नहीं आ सकता ना कुछ भी। इसका मतलब Q और R कैसे नंबर हो गए? यूनिक इंटीजर्स हो गए। और ऐसे यूनिक इंटीजर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये जो लिखा हुआ है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को। ठीक है ना। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब मैं ये चीज समझाता हूं कि ये क्या है, कि ये मैंने क्यों लिखा है कि R का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा है। B यहां पर क्या है? B यहां पर डिवाइजर है। B यहां पर बच्चों, यहां पर A को मैं डिविडेंट लेकर चल रहा हूं और B को क्या लेकर चल रहा हूं? डिवाइजर। तो मैंने यहां पर R के बारे में लिखा है, जो R मतलब रिमाइंडर। रिमाइंडर जो होता है 0 या 0 से बड़ा और B से क्या होता है? छोटा होता है। ये मैं आपको बड़ी आराम से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, ये नोट कर लो। ये कुछ भी नहीं, आप इसकी डेफिनेशन पर मत जाना। जो मैंने आपको पिछला अभी समझाया था, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आया कैसे है, उसी को ध्यान रखो। अब पर इनका टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना। A यहाँ पर मैं डिविडेंट लेकर चल रहा हूँ, B यहाँ पर डिवाइजर है यानी भाजक है, Q क्वोशिएंट है और R क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये कंडीशन क्या चीज है। ठीक है, एक बार आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। बच्चों आगे देखो, अब मैं जो बता रहा था आपको कि इसके बारे में समझाता हूँ। ये हमें मिला है अभी, ये क्या चीज है, मैं उसके से पहले मैं आपको देखो कितनी छोटी चीजों को समझाता हूँ। बच्चों मैं आपसे कहूं कि 7 में ना 2 का डिवाइड करना है, 7 में 2 का डिवाइड करना है, तो करना है 1 आएगा। मैं आपसे कहूं 8 में 2 का डिवाइड करना है, पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर कितना है? 0 आया। मैं आपसे कहूं 9 में 2 का डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। मैं आपसे कहूं 10 में 2 का डिवाइड करना है, रिमाइंडर कितना है? 0 आया। ठीक है। ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? 2 का टेबल नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना।
जब आप किसी भी नंबर में 2 का डिवाइड करते हो तो अपना थोड़ा सा जोर लगाना दिमाग पे। जब आप किसी नंबर में 2 का डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो है क्या क्या बच सकता है। यार आप किसी नंबर में 2 का डिवाइड करते हो तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो उसमें भाग जाएगा या भाग नहीं जाएगा। अच्छा, अगर डिवाइड हो जाएगा वो नंबर तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। और अगर नहीं जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या रिमाइंडर कभी 2 बच सकता है? यहाँ 2 आ सकता है क्या रिमाइंडर में? अरे अगर रिमाइंडर ही 2 बच जाता तो बच्चे दोबारा डिवाइड दे लेना इसमें, फिर उससे मतलब। अच्छा, आप सोच के 2 में अगर किसी नंबर का डिवाइड कर रहे हो और मैं आपसे बोलूं 3 रिमाइंडर आ गया, इज इट पॉसिबल? अरे रिमाइंडर 3 कैसे बोल सकते हो? अभी तो वो डिवाइड जा रहा है, दोबारा दे ले भाई, दोबारा दे ले। 2 into 1 चला गया ना, तो आया तो रिमाइंडर 1 ही ना। तो मैं आपसे दोबारा समझाता हूँ, फिर दिमाग पे जोर लगाओ। जब किसी नंबर में हम 2 का डिवाइड करते हैं तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है? अगर 2 का डिवाइड जा रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं जा रहा है तो रिमाइंडर 1 आएगा। चलो इससे भी नहीं समझे तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। मैं आपको 3 से बताऊं। किसी नंबर में अगर आप 3 का डिवाइड कर सकते हो, जैसे मैं आपको बोलूं 3 में ही 3 का डिवाइड करना है, कितना बच गया? 1 टाइम्स रिमाइंडर 0। 4 में 3 का डिवाइड करना, 1 रिमाइंडर बचेगा। 5 में 3 का डिवाइड करना, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 बचेगा। और 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वापस 0 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 7 में करोगे तो फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 8 में करोगे तो फिर रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 9 में डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो रिपीट हो रहे हैं रिमाइंडर, 0, 1 और 2 ही तो आ रहे हैं। अरे आप खुद सोचो, क्या रिमाइंडर जब किसी नंबर में 3 का डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 3 हो सकता है क्या? या 3 से कोई ज्यादा नंबर हो सकता है? अगर 3 से ज्यादा कोई नंबर, 3 या 3 से ज्यादा नंबर रिमाइंडर आया तो 3 का डिवाइड ही जा रहा है ना, उसमें और डिवाइड दे लो। तो रिमाइंडर कभी 3 या 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, 3 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब रिमाइंडर जो है, जब हम किसी नंबर में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 0 तो आ ही रहा है ना, जो पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। अब आप डायरेक्ट बताओ मुझे बच्चों, किसी नंबर में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे, किसका डिवाइड करोगे? 4 का डिवाइड करोगे, 4 का डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3 आ सकता है। 4 आ सकता है क्या? 5 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। अच्छा मैं आपसे कहूं किसी नंबर में 5 का डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? रिमाइंडर आ सकता है 0, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 तो नहीं आ सकता ना। अब आप खुद ध्यान से देखो, इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा क्वोशिएंट डिवाइजर से छोटा होता है, नहीं होता। अरे डिवाइजर भाजक ही तो बोल रहा हूं मैं 7 का भाग देना है तो ये डिवाइजर ही तो हुआ ना। अब डिवाइजर 7 है तो जब आप किसी नंबर में 7 का डिवाइड करोगे तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही तो आ सकता है। तो मैं आपको जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, रिमाइंडर जो होता है ना, रिमाइंडर या तो 0 होता है या क्वोशिएंट से छोटा होता है। 0 या 0 से बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन क्वोशिएंट से छोटा होता है। जैसे यहां पर जो 7 का जब हम किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आया, 0 से बड़े नंबर आए लेकिन क्वोशिएंट से छोटे है, क्वोशिएंट डिवाइजर से छोटे है, डिवाइजर से छोटे है। 7 से तो छोटे ही आए ना। अब आप इस पर जाओ दोबारा बच्चों, यहां पर ए क्या चीज था? डिविडेंड था ना। बी क्या था? डिवाइजर था। क्यू आप जानते हैं क्वोशिएंट था, और आर आप जानते हैं रिमाइंडर था। और अब आप खुद देखो रिमाइंडर के, अब आप क्या कर रहे हो? यहां पर ए में बी का डिवाइड कर रहे हो, बी का डिवाइड कर रहे हो। जब किसी नंबर में बी का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर देखो, अब 0 होगा, ये इक्वल टू का साइन लग रहा है ना, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु b से छोटा होगा। तो यही वो कंडीशन है जो आप ध्यान रखोगे। रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है। तो अब इस कंडीशन को देख के आप घबराना मत, ये इसलिए लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको समझ में आ गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक तरह से इस इक्वेशन को लिए है। इक्वेशन क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ये इक्वेशन कुछ भी नहीं है, बचपन में जो हम पढ़ते आए हैं वही है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
हिंदी में बोले तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और शेषफल जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है। तो अब बच्चों यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं ना लेमा से, वो ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा छोटा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इसका वेटेज ज्यादा ना होकर जो अगला है ना एल्गोरिदम वाला पार्ट, उसमें एक तरह से हम HCF निकालना सीखेंगे, उसका वेटेज ज्यादा है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो हमें करने ही है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमें करते हैं और उनको क्वेश्चनों को करने का फिक्स प्रोसेस होता है। क्योंकि लेमा है ही क्या, एक प्रूविंग स्टेटमेंट है जिसको काम में लेना है एक दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो प्रूफ वाले ही आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे लेमा के वो कैसे आएंगे, प्रूफ वाले ही आएंगे। और एल्गोरिदम में क्या होंगे, स्टेप्स होंगे। तो एक क्वेश्चन आएगा जिसको सॉल्व करने के हमें स्टेप्स मिलेंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करना है, बस ये चीज है। तो लेमा में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, प्रूफ वाले। हमको एक स्टेटमेंट होगा वो हमें प्रूफ करना होगा, किसकी सहायता से, इस स्टेटमेंट की सहायता से। ध्यान से समझना, मैंने आपको लेमा के बारे में क्या बताया था। लेमा क्या चीज होती है, एक प्रूवन स्टेटमेंट जिसको काम में लिया जाता है अनोदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने में। तो ये स्टेटमेंट है लेमा, डिवीजन लेमा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसकी हेल्प से हम जो क्वेश्चनों में प्रूफ करना होगा उनको हम प्रूफ करेंगे। तो अब हम एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपको यहां तक दिक्कत भी है ना तो यकीन मानो क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। कुछ 6-7 फिक्स क्वेश्चन है जिन्हें हमें करना है, वो याद हो जाएंगे जब आप बार बार करोगे। तो घबराना नहीं है इस टॉपिक से बिल्कुल भी। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो क्वेश्चन है देखो, शो दैट, देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन है, शो दैट every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1। दर्शाइए कि कोई धनात्मक समपूर्णांक, हिंदी वाले लिखे हैं, दर्शाइए कि सभी धनात्मक समपूर्णांक 2q रूप के होते हैं तथा सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q plus 1 रूप के होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। या देखो, ये आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा क्या है, लेकिन आप ये चीजें बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इवन और ऑड नंबर्स होते क्या है। बच्चों अगर मैं बात करूं इवन नंबर्स की और ऑड नंबर्स की, तो आप पढ़ते आ रहे हो कि इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। अब 2 से डिविजिबल होंगे तो एक तरह से 2 के मल्टीपल है, तो 2 के मल्टीपल होंगे तो वो 2q फॉर्म के ही तो होंगे। q मतलब कोई भी इंटीजर q के प्लेस पर कुछ भी लिख सकते थे, m लिख दो, n लिख दो। इसका मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो चीज है 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब ये इवन नंबर ही तो हुआ। तो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा वो 2q फॉर्म का ही तो होगा, मतलब 2 का मल्टीपल ही तो होगा। और अगर आप कोई भी इवन नंबर में आप 1 ऐड करते हो तो ऑड नंबर ही आता है। 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 आएगा, सॉरी 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 आएगा, 6 में 1 ऐड करोगे तो 7 आएगा। तो इसका मतलब कोई भी वन नंबर में अगर आप 1 ऐड करोगे तो वो ऑड होगा। तो इसका मतलब ऑड इंटीजर जो होता है वो किस फॉर्म का होता है, 2q plus 1 फॉर्म होता है। लेकिन अब हमें पता तो है कि इवन और ऑड इस फॉर्म के होते हैं, लेकिन अब हम उसे दर्शाए कैसे, तो यही अब हमें सीखना है कि दर्शाना कैसे है। तो उसका बस एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप जो शो करना है ना उस पर ही जाना, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इसको ही तो हमें इस फॉर्म का दिखाना है, 2q plus 1। तो कोई भी एक पॉजिटिव इवन इंटीजर हम ले लेते हैं, तो वो हम शुरू करते हैं। तो लेट a be any positive integer, let a be any positive integer। माना a एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ बच्चों, एक धनात्मक पूर्णांक है, अब इसको हमको या तो बताना है कि ये 2 का मल्टीपल है या 2 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये कैसे पता लगेगा, जब आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे तभी तो पता लगेगा ना। इसका मतलब यहां पर जो डिवाइजर का काम कर रहा है वो डिवाइजर का काम कौन कर रहा है, 2 ही तो कर रहा है। और जो डिवाइजर है हम उसको किससे डिनोट करते थे, b से ही तो डिनोट करते थे। तो एक तरह से इस क्वेश्चन में b का वैल्यू 2 भी है, और हमें दिख भी रहा है, देखो 2q और 2q plus 1, तो यहाँ पर b का काम 2 ही तो कर रहा है।
तो b का वैल्यू कितना है 2 है, तो a के प्लेस पर a है और b का वैल्यू 2 हमने को मिल चुका है। अब हम आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो देखें आप, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हेयर r जो है 0 से बड़ा होता है या b से छोटा होता है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब हम क्या इसको इस फॉर्म का लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हम इसको लिखते हैं। तो अब देखें आप, a के प्लेस पर तो a ही है, b के प्लेस पर 2 है, 2q प्लस आर लिख दिया हमने, और यहां पर r तो वही है 0, जो r 0 से या 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। b से छोटा मतलब 2 से छोटा, यहां पर b 2 ही तो है। अरे किसी भी नंबर में 2 का डिवाइड कर रहे हो तो या तो रिमाइंडर 0 होगा या रिमाइंडर 1 ही तो होगा, मतलब 2 से तो छोटा ही होगा ना, तो वही चीज लिखी है। यहां तो रिमाइंडर 0 0 या बड़ा होगा या 2 से छोटा होगा। तो बच्चों यहां से आप मुझे इतना सा बताओ, r के क्या मान मिले आपको, वैल्यूज क्या क्या मिली r की, यहां से 2 ही वैल्यूज मिल रही हैं, 0 और 1। मैं आपको ये देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे भी बता चुका हूं, जब किसी नंबर में 2 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या बचता है, 0 बचता है या 1 बचता है। तो वही काम करना है। अब इस इक्वेशन में आपको r की 2 वैल्यूज रखनी है, 0 और 1। पुट r इज इक्वल टू 0 एंड 1, पुट r इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो बच्चों मैं आप वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैं अब इसका थोड़ा ऊपर से लिखूंगा। तो देखो, जब आप r इज इक्वल टू 0 रखोगे तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2q, और जब आप r इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2q प्लस 1। तो बच्चों यहां पर हमें a के 2 फॉर्म प्राप्त हुए। a के कितने फॉर्म प्राप्त हुए, 2 फॉर्म प्राप्त हुए, 2q और 2q प्लस 1। तो ये तो पता लग गया कि कोई भी इवन इंटीजर को हम 2 फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी, या तो हम 2q फॉर्म का होगा व 2q प्लस 1 का फॉर्म का होगा। अब हमें यह देखना है कि इनमें से इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है। तो आपको दिख भी रहा होगा, बस उसको लिखना है आपको। अब बच्चों मुझे इधर बताओ, हेयर आपको क्वेश्चन में दिया था q इज सम इंटीजर, ये बोला हुआ था क्वेश्चन में कि q एक कोई इंटीजर है। अब आप मुझे बताओ, एंड a इज इक्वल टू क्या मिला, a इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 2q मिला। अब मुझे बताओ, कोई भी वैल्यू q की कोई सी भी वैल्यू आप लोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका मतलब ये a जो है कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर ही तो आएगा। 2q जो है, a इज इक्वल टू 2q जो है, a इज इक्वल टू 2q है, और 2q क्या है, एक इवन नंबर ही तो है। जब 2q इवन है तो a भी तो इवन होगा। सो दैट a इज इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बस थोड़ा सा समझा रहा हूं। देखो मैं आपको वैसे ही बता दे रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। देखो आप दोबारा समझने की कोशिश करना। a इज इक्वल टू 2q आया, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, q कोई इंटीजर है और उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब वो 2 से कटेगा नहीं, कटेगा ना इसका। और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है, इवन ही तो होता है। और जब आप किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करते हो तो कैसा नंबर मिलता है आपको, ऑड नंबर मिलता है। तो हमको a के 2 ही तो फॉर्म मिले, 2q और 2q प्लस 1। अब 2q फॉर्म है तो वो इवन होगा, a कैसा होगा, इवन होगा, और 2q प्लस 1 का फॉर्म का है तो वो कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। बस यही हमें प्रूफ करना था। अब हमें बस इसको लिखना है, hence every positive even integer is of the form 2q, and every positive odd integer is of the form 2q plus 1। यही हमें प्रूफ करना था। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, अतः प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 रूप का होता है।
ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो बच्चों क्वेश्चन तो इसमें इसी तरह के मिलेंगे। मैं आपको एक और क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ। हर क्वेश्चन में यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। चलो मैं एक और क्वेश्चन से आप ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ, एक बार आप इसे पॉज करके नोट कर लें। बच्चों एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 और या 3q प्लस 2 रूप का होता है। देखो ये क्वेश्चन भी हम खूब देखते आए हैं, लेकिन अब हमें सिद्ध करना है। पहले है को क्या क्वेश्चन, आप खुद भी देखोगे कोई भी नंबर है, मैं आपको बताऊं किसी भी नंबर में 3 का डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा इसका मतलब तो 3 का मल्टीपल ही हुआ। q कोई भी इंटीजर है, मैं लिख भी देता हूं here q is some integer, कोई इंटीजर है, ठीक है, कोई नंबर है। तो देखो आप जब किसी नंबर में 3 का डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल है, यानी इस रूप का ही 3 का मल्टीपल। अच्छा रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, 1 बच सकता है, यानी इस रूप का भी हो सकता है। या रिमाइंडर क्या बच सकता है, 2 बच सकता है। 3 बच सकता है क्या, नहीं ना। जब किसी नंबर में 3 का डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो ये तो हमें पता है कि किसी भी नंबर को हम किसी भी इंटीजर को इन तीनों फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी फॉर्म का हो सकता है वो इन तीनों में से। अब हमें ये सिद्ध करना है, शो करना है, तो शो वैसे ही करना है। देखो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और आपको पता लग रहा होगा b यहां पर 3 है, तो वही सेम चीज बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में इसको लिखे तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर ही तो लिखोगे। और बच्चों यहां पर r का वैल्यू होगा 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन अब किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। तो यहां पर आपको पता लग रहा है r की क्या क्या वैल्यूज मिल रही है, 0, 1 एंड 2। तो अब हम इस इक्वेशन में r की वैल्यू 0, 1 और 2 पुट करेंगे। तो जब 0 पुट करोगे तो आप मुझे बताओ a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3q प्लस 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। और a इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 3q प्लस 1 मिलेगा, और 2 पुट करोगे तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 मिलेगा। तो आप खुद बताओ, यही तो प्रूफ करना था। देखो जब आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में 3 का डिवाइड करते हो तो उसको 3 तरीके से लिख सकते हो, या तो वो 3q फॉर्म का होगा, या 3q प्लस 1 फॉर्म का होगा, या 3q प्लस 2 फॉर्म का होगा। तो एक तरह से एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3q फॉर्म का है, या 3q प्लस 1 फॉर्म का होता है, या 3q प्लस 2 फॉर्म का होता है। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो लास्ट में आप वही लाइन लिखेंगे, hence any positive integer is of the form 3q plus 1 or 3q plus 2. Hence any positive integer is of the form 3q plus 1, 3q plus 2. Hence proved. अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q plus 1 और 3q plus 2 रूप का होता है। तो बच्चों देखा आपने, वही सेम प्रोसीजर हमने यहां अप्लाई किया। चलो आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मैं एक और क्वेश्चन से देखो आपको इसको कराता हूं। आप एक बार इसे पोज करके नोट कर लें। बच्चों एक और क्वेश्चन से हम इसे देखते हैं। देखो शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, आपकी बार ऑड है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है, हिंदी वाले लिख लें, दर्शाइए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 रूप का होता है। तो अब मैं डायरेक्ट आपको करना सिखा रहा हूं, देखो उसी तरह से करेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और आपको b इज इक्वल टू पता लग रहा होगा, अब यहां पर 6 है, तो सेम वही बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो आप क्या लिखोगे,
a इज इक्वल टू अब की बार 6q प्लस r। तो बच्चों अब आप यहां मुझे बताओ, जब आप किसी नंबर में 6 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 ही तो होंगे। मतलब r का वैल्यू जो होगा 0 या 0 से बड़ा और 5 से छोटा, सॉरी 6 से छोटा ही तो होगा। तो यहां पर अब पुट r की वैल्यू क्या क्या पुट करनी है? 0 1 2 3 4 और 5 पुट करनी है। तो पुट करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो देखो 0 रखा तो क्या मिलेगा? 6q मिलेगा। 1 रखा तो क्या मिलेगा? 6q प्लस 1। ठीक है ना। 2 रखा तो क्या मिलेगा? 6q प्लस 2। 3 रखा तो 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ऐसे रख दिया। अब आप मुझे एक बात से बताओ, ये जो 6q है ये कैसा नंबर है? ये इवन इंटीजर हुआ या नहीं हुआ? समपूर्णांक हुआ या नहीं हुआ? देखो 6q, अरे 6q को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू 3 इंटू क्यू। अरे 6 2 से डिवाइड होता ही नहीं होता। तो 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो डिवाइड होगा ही ना। तो 6q कैसा इंटीजर है? इवन इंटीजर है। अच्छा, मैंने आपको बताया था इवन में 1 ऐड। अब देखो इवन में आप 6q में 1 ऐड कर रहे हो, 6q में 1 ऐड कर रहे हो, तो आप इसको कैसा नंबर हुआ? ये ऑड इंटीजर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा देखो 6q प्लस 2। बच्चों आप इसमें से देखो क्या कॉमन ले सकते हो? इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो ना, तो अंदर क्या बचेगा? अरे 2 कॉमन ले रहे हो, यानी हर एक टर्म में 2 का डिवाइड करो तो क्या होगा? ये 3q प्लस 1। ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब 2 का मल्टीपल है। तो कैसा इंटीजर हुआ? इवन इंटीजर हुआ या नहीं हुआ? अब आप एक बात बताओ, 6q प्लस 2, अब इसको 6q प्लस 2 प्लस 1 कर रहे हो, मतलब इवन में आप एक ही तो ऐड कर रहे हो। देखो इधर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 6q प्लस 2 प्लस 1। अभी अभी आपने लिखा था कि 6q प्लस 2 इवन नंबर होता है, और मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जब इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं, इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं तो वो कैसा इंटीजर आता है? ऑड आता है, नहीं आता? ऑड आता है ना। अब देखो आगे अगला नंबर देखो, 6q प्लस 4, 6q प्लस 4, 6q प्लस, यहां से क्या कॉमन ले सकते हो? यहां से 2 कॉमन ले सकते हो, तो अंदर 3q प्लस 2 आएगा। ये कुछ भी हो, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैसा इंटीजर है? इवन इंटीजर है या नहीं है? अच्छा नेक्स्ट देखो, आप इस 6q प्लस 5 को क्या लिख सकते हो? 6q प्लस 4 प्लस 1 लिख सकते हो। और अभी अभी आपने देखा था 6q प्लस 4 ऊपर वाला, ये कैसा इंटीजर था? इवन था। और मैंने आपको बता रखा इवन में जब 1 ऐड करोगे तो वो कैसा इंटीजर आएगा बच्चों? ऑड आएगा, नहीं आएगा? अब आप मुझे इस क्वेश्चन में ये बताओ, क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर किस किस फॉर्म का होता है? 6q प्लस। तो ऑड पर ध्यान देना, ऑड इंटीजर किस किस फॉर्म के आए? देखो 6q प्लस 1, और देखो 6q प्लस 3, और देखो 6q प्लस 5। यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो किस किस फॉर्म का होता है? 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। बाकी तो ये इवन थे। समझ जाओगे आप, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन समझ जाओगे। बस लास्ट में आपको यही लिखना है, हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। अगर ऑड नहीं होता ना, सिर्फ इंटीजर ही, अगर इवन होता तो यहाँ पर क्या क्या लिखे होते? 6q plus 2 और 6q plus 4। और ना इवन और ना ऑड, इवन भी नहीं लिखा होता और ऑड भी नहीं लिखा होता तो ये सारे फॉर्म आ जाते। लेकिन यहाँ पर ऑड ही लिखा था तो इसलिए हमने 3 नंबर ही लिए यहाँ पर, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। हिंदी वाले ज्यादा घबराए नहीं, इवन का मतलब सम होता है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक, सम पूर्णांक। सम संख्याएं आप जानते ना, सम संख्याएं जो 2 से कट जाती हो तो 6 2 से कट जाता है तो 6q भी कट जाएगा। और मैंने आपको बताया था सम में 1 जोड़ दोगे, सम में 1 जोड़ दोगे तो विषम आ जाएगा। तो ये सम, ये विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम। तो आपको विषम कौन कौन से मिले? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। और यही हमें प्रूफ करना था कि कोई भी विषम पूर्णांक किस किस फॉर्म का मिलता है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो बच्चे हमने 3-4 क्वेश्चनों से देखा कि इसमें जो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं।
उनका प्रोसीजर लगभग सेम सा होता है, बस हमें बार बार उन्हें करके देखना है, तो ये क्वेश्चन तो याद भी हो जाएंगे आपके। और इस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, 3-4 क्वेश्चन और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर लेंगे। अभी तक इस वीडियो में हम आज इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।